नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल हुंकार भर रहे हैं। अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग तरीके से इस जुगत जुगाड़ में लगे हैं कि किस तरह से विधायक बन लिया जाए, किस तरह से मंत्री बन लिया जाए और सत्ता पर काबिज हो लिया जाए। लेकिन अब वो सही समय आ गया है जब जनता अपने जनप्रतिनिधि का चयन करेगी और जनता के भरोसे पर जो खरा उतरेगा वही प्रत्याशी असल जननायक होगा। हमारे साथ में इस वक्त बात करने के लिए जफराबाद के विधायक जो वर्तमान में विधायक है हरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में वो विधायक हैं और 5 साल में उन्होंने कौन से ऐसे कामकाज किए हैं जिसके आधार पर जनता फिर से उनको जनादेश दे। सर, हम यही जानना चाहेंगे कि 5 साल के अगर कामकाज की बात की जाए, कोरोना काल भी आया उस बीच में, तो आपने किस तरह से जनता की सेवा की कि जनता फिर से आपको अपना जननायक चुने, आपको जनादेश दे? देखिए, हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में बहुत संवेदनशीलता से काम किया है। 11 मार्च 2017 को मतगणना हुई, मैं जफराबाद को विधायक चुना गया। मुझे लगता है कि दूसरे दिन से ही 12 मार्च को ही नियमित रूप से हम लोग कार्यालय में बैठ रहे हैं, जिन समस्याएं सुनते हैं, समाधान करते हैं और क्षेत्र में अपने जो मतदाता हैं, समर्थक हैं, उनसे बहुत जीवंत संबंध है। लगातार उनके परिवारों में आना जाना है। बाकी विकास की बात करें तो कभी अगर विधानसभा में जाना होगा, आप देखेंगे, चर्चा करेंगे लोगों से, तो विगत 20-25 वर्षों में जितने काम नहीं हुए हैं इस 5 वर्षों में, चाहे सड़क का विषय हो, सिंचाई का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में बहुत ढेर सारे काम हैं। मेरी विधानसभा में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 50 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई की सड़कों का चौड़ीकरण ऊंचीकरण काम हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से आपके शहर से जो कलेक्ट्रेट से बिलाव सड़क जाती है उसका चौड़ीकरण ऊंचीकरण हुआ, लगभग 15 किलोमीटर लंबी है। 22 करोड़ की लागत से जफराबाद टाउन एरिया का बाईपास बना है, जाम से मुक्ति मिली है। सरकोनी बाजार से लेके देवीपुर घाट तक के सड़क का चौड़ीकरण ऊंचीकरण हुआ, वो भी 15-20 किलोमीटर है। अभी कठिनाओं से लेके बढ़ियाहू तक का जो 15 किलोमीटर लंबा मार्ग है उसका भी चौड़ीकरण का टेंडर हो गए हैं, काम शुरू होने वाला है। वो भी 16 करोड़ की लागत से काम हो रहा है। और सबसे बड़ी विडम्बना मेरी विधानसभा क्षेत्र की थी, मेरे विधानसभा में 2 नदियाँ हैं प्रमुख रूप से, सई नदी, गोमती। हमारा सरकोनी विकासखंड जो है दोनों नदियों के बीच का है। तो नदियों पर धीरे पुल 4 ऐसे प्रमुख पुल थे जिनका बसपा सपा की सरकारों में शिलान्यास तो हो गया था। अब मुश्किल 1-2 खंभे खड़ा करके काम उसी तरह रुका हुआ था। 9-10 साल से 15 साल से लेके पुल लंबित पड़े हुए थे। ये चारों पुल पूरे कर दिए गए हैं, जिसमें थान घाट पुल है, गढ़हर घाट पुल है, जमैथा अकड़ो घाट पुल है और धनेजा घाट पुल है। ये चारों पुल करीब 30-35 करोड़ की लागत से पूरे किए गए हैं। ढेर सारी नई सड़कों का निर्माण हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ी है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें हम तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में बसपा की सरकार में 7 से 12 के बीच की जो सरकार थी उस समय एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना था रेहटी में और एक ट्रामा सेंटर हो, और दोनों भवन जर्जर हालत में पड़े हुए थे। वहाँ जंगल झाड़ी था, कोई काम नहीं होता था, कोई चिकित्सक नहीं था, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं थी। मैंने सरकार बनने के साथ ही दोनों केंद्रों को चालू कराया है और अपग्रेड कराया है। आज हौज ट्रामा सेंटर में CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ICU है, डॉक्टर्स पोस्ट है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहटी आज जनपद का सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ आपका ऑटो एनालाइजर, एक्सरे डिशर, एक्सरे मशीन, CBC काउंटर, ऑक्सीजन प्लांट, ICU सारी सुविधाएँ। और आपको आश्चर्य होगा कि कोविड काल में जब महामारी शुरू हुई तो जिला अस्पताल मुख्यालय के अलावा L2 हॉस्पिटल के रूप में हमारे विधानसभा क्षेत्र के ही 2 हॉस्पिटल चयनित किए, जिसमें ट्रामा सेंटर हाउस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पूरे जनपद के लोगों स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। तमाम लोग स्वास्थ्य लाभ लेके गए।
सिंचाई की व्यवस्था की बात करूं तो नहरों की टेल तक सफाई हुई है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक प्रमुख साधन सिंचाई के साथ जो नदियों के सही गुमती के बीच का क्षेत्र है, सरकोनी ब्लॉक, 2 लिफ्ट कैनाल थी जो पिछले 30-40 साल से नॉन फंक्शनल थी। सिंचाई हो पाती थी, कोई काम होता था, मोटर खराब थे, स्टार्टर खराब थे, नहर में पूरा सिल पट गया था। 7.5 करोड़ की लागत से मथां जगदीशपुर लिफ्ट कैनाल का जीर्णोद्धार किया गया है, फाउंडेशन किया गया है। आज मुझे प्रसन्नता है कि नहरों में टेल तक पानी पहुँच रहा, सिंचाई का काम हो रहा है। और नहरों पे सब मिला के तिराकत रजवाहा, बाबतपुर रजवाहा, बस ये दोनों लिफ्ट कैनाल मिला के सब 34 पुल से हुए। बहुत बड़ी संख्या है, तमाम नई आबादी बस गई है ये गाँव के बीच में। तो जितने पैदल पुल थे सबका चौड़ी फुटब्रिज थे, उनको चौड़ा करने का काम। ऐसे 21 पुल बाबतपुर और किराकत रजवाहा पे मेरी विधानसभा क्षेत्र में, 3 पुल सागंज ब्रांच पे और 12 पुल जगदीशपुर और मुथां के पास स्वीकृत हुए हैं, जिनके टेंडर हो चुके हैं। मुझे लगता है किसी दिसंबर माह में काम शुरू हो जाएगा और ये सारे काम 15 जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। शिक्षा की बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में पूरी संवेदनशीलता से पूज्य महाराज की सरकार ने बनने के साथ ही गरीब परिवार के बच्चे जो हमारे सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनके लिए 2 सेट रंगीन ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा, पुस्तक उत्पादक काम किया। विद्यालय का कायाकल्प के माध्यम से पूरी विधानसभा में ऐसे सैकड़ों विद्यालयों में जहाँ टाइल्स लगे हैं, बढ़िया पेंटिंग हुई है, फर्नीचर उपलब्ध कराया है। तो गरीब का बेटा भी अब डेस्क बेंच पर बैठता है, सुंदर विद्यालय में जाता है जहाँ बच्चों के लिए अलग टॉयलेट्स बने हुए हैं, फर्श पे टाइल्स लगी हुई है। तो सारी सुविधाएं कल्पना से परे है। 2017 से पहले हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 5 सड़कें जिनका काम लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। प्रधानमंत्री सड़कें बन रही हैं, 2 सड़कें अभी फिर स्वीकृत हुई हैं, जिसमें भवानीपुर से लेकर रामनगर तक की सड़क और इटाई बाजार से लेके नवड़िया तक की सड़क का स्वीकृत हुई, उनके टेंडर हो चुके हैं। बाकी 5 सड़कें जो 5-6 महीने पहले जिनके टेंडर हुए पूरे होने की स्थिति में है। तो ऐसे देख रहे हैं। बिजली का काम अगर चर्चा करें तो अलग है। ये हमारे धन्यवाद दूँगा अपने मुख्यमंत्री जी को और ऊर्जा मंत्री माधव, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लबाद गति से ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार बनने के साथ 18 घंटे बिजली मिल रही है। टाउन एरियाज को 20 घंटे, शहर मुख्यालय को, जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। ढेर सारे ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हुई है, विद्युतीकरण हुआ है। उन नजरों में जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी वहाँ बिजली पहुँचाई गई। बिजली के सौभाग्य के माध्यम से ढेर सारा काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि अद्भुत है और कल्पना से परे कि इतने कम समय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाकी किसानों के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से उनको ड्रिप इरीगेशन, बोर ड्राफ्ट के माध्यम से उनको स्प्रिंकलर, ड्रिप सेट तमाम उपलब्ध कराए हैं। सब्सिडी पे एग्रीकल्चर टूल्स उपलब्ध कराए हैं। खादों की, डाई, यूरिया, फर्टिलाइजर की भरपूर उपलब्धि कराई गई है। और सरकार की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों के लिए ढेर सारे काम हुए। और मैं बात करूँ अपने विधानसभा क्षेत्र की अकेले तो जफराबाद में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में लगभग 250 करोड़ रुपये किसानों के खाते में गए हैं, जो एक बड़ी राशि है। और जफराबाद के किसानों के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। तो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अगर मैं चर्चा करूँ तो ढेर सारे विकास कार्य उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। हम देश की बात करें अगर तो आज नंबर 2 की स्टेट हैं। और सरकार की लोक कल्याण, गरीब की कल्याण की जो योजनाएँ हैं जो केंद्र से संचालित हैं, ऐसी 42 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और सरकार के सारे ऐसे विभागों के जो हमारे मंत्रीगण हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर एक चीज़ ये बताइए, हमने पब्लिक ओपिनियन ली, हमने जफराबाद में अलग अलग लोगों से बातचीत की। उसके बाद मैंने ये सोचा, मैंने निश्चित किया कि भाई अब लोगों से बात हो गई, जफराबाद के लोगों का हमने सर्वे कर लिया है, अब यहाँ के स्थानीय विधायक जी से बात की जाती है। उनमें से 95% लोगों का ये कहना है कि हमारी पसंद हरेंद्र सिंह जी है।
अच्छा, इतनी लोकप्रियता आपने अर्जित की, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आप हमेशा से उनके सुख दुख में सहभागी रहे हैं या कोरोना काल में आपने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके चलते जनता के बीच में आप इतनी लोकप्रियता हासिल कर पाए हैं? देखिए, हम लोग चिकित्सक हैं और अपने उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान से मैंने MBBS किया, DCH किया और चिकित्सक के नाते 1992 से लेकर आज तक जनपद में काम कर रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में जाने से पहले भी तो मैंने पूरी संवेदनशीलता से जहाँ कम वहाँ हम वो आधार बना के समाज के हर तबके में, हर क्षेत्र में मैंने काम किया। अगर मेरी विधानसभा जमुई ग्राम सभा जो पंजा विकास खंड का है, वहाँ से शुरू होती है और अंतिम ग्राम सभा नवड़िया के पास पड़ती है, रामनगर विकास खंड। और कभी उस क्षेत्र में जाना हुआ, 13 ग्राम पंचायतें मेरी विधानसभा में आती है, करंजा ब्लॉक की, जहाँ से मेरा विधानसभा शुरू होती है। तो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर नई सड़कें बनी थी। आजमगढ़ विकास से सटा हुआ एरिया हमारा पड़ता है, बाड़ेगा आजमगढ़ जिले से पड़ता है। और बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि जब मैं प्रचार कर रहा था 2017 में विधानसभा का, तो मैं अपनी विधानसभा में चलने के लिए मुझे आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा से जाना पड़ता और इतने लंबे समय तक एक भी सड़कों का नवनिर्माण नहीं हुआ था। आज प्रयास करके जमुई से सिलियारा को जोड़ दिया गया, आरा से किशनपुर जुड़ गया और चौकी दर्शन से कुकुहा जोड़ दिया गया। आज पूरे संपर्क मार्गों की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, तो पूरे विधानसभा में कोई ऐसी एरिया जो विशेष कटे हुए थे। एक तो पुलों के माध्यम से विकास खंडों को जोड़ा, दूसरा जहाँ छोटे छोटे नाले थे और आने जाने में कोई साधन नहीं था, सड़कें नहीं थी, वहाँ पूरी संवेदनशीलता से प्रयास करके हमारे जो डिप्टी CM साहब हैं केशव मौर्य जी, उनकी अनुकंपा रही कि आज विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ चतुर्थ विकास हुआ है, सड़कें पर्याप्त मात्रा में बनी हैं, लोगों का आवागमन आसान हुआ है। तो निश्चित रूप से जब काम करते हैं आप संवेदनशीलता से, तो कहीं न कहीं जनता उसको सकारात्मक ढंग से देखती है। और हम लोगों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो सुप्तिवाद भारतीय जनता पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र भाई मोदी का, उसको हम लोग अपना ध्येय मान के, उनका पाथेय मान के उसको लेके चलते हैं, समाज के हित में काम करते हैं। सर, युवाओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे तो 10 से 15 हजार 20 हजार की नौकरी के लिए युवा पलायन कर जाता है महानगरों की तरफ, अपने परिवार से कट जाता है। कभी कभी ऐसी विसंगति हो जाती है, कुछ अगर दिक्कत हो गई तो जो उसने कुछ अगर सेविंग भी की है तो वो भी चला जाता है, कर्ज में युवा डूब भी जाता है, भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। अगर भविष्य में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, आपको सपोज दैट आप विधायक यहाँ से फिर से चुने गए, आप मंत्री बने, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए आप किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि किसी भी समाज में अगर औद्योगिक व्यवस्था ठीक ठाक तरीके से काम कर रही है तो वहाँ के युवाओं का जो सृजनीकरण होता है बहुत बेहतर तरीके से होता है। तो वो उस पर आप किस तरह से काम करेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया को जौनपुर में डेवलप किया जा सके, जफराबाद में डेवलप किया जा सके, जिससे यहाँ के नागरिक महानगरों की तरफ पलायन इसलिए न करें क्योंकि उन्हें 10 से 15 हजार के बीच में जूझना पड़ रहा है। प्रतिभा का पलायन हो, 1.5 लाख 2 लाख रुपए की नौकरी अगर मिल रही है, कोई अच्छा सब कुछ टैलेंटेड है आदमी, वो अगर जाता है तो वो चीज़ें निश्चित रूप से जायज़ है। लेकिन 10-15 हजार रुपए के लिए जूझ कर कहीं बाहर निकल जाना, ये कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि समाज में विसंगति की स्थिति है। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भविष्य में आप किस तरह से काम करेंगे? अब देखिए, इंडस्ट्रीज के लिए जो प्रमुख चीज़ें हैं, आप लोग भी जागरूक लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं भी औद्योगिकरण के लिए अच्छे परिवहन की जरूरत होती है, अच्छी सड़कें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हों, बिजली की भरपूर उपलब्धता हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, ऐसे राज्यों में औद्योगिकरण अपने आप बढ़ जाता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि अपनी सरकार आने के साथ जितने तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, आप भी चूँकि जनपद के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं, अब आते होंगे तो उत्तर प्रदेश बदलाव को लगता है। आज पूरे भारत और इसके सापेक्ष देखें तो 25% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। जिस दिन हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा, लोकार्पित हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे लोकार्पित हो जाएगा, उस दिन एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश में 50% शेयर उत्तर प्रदेश का होगा। 4 लेन की सड़कें, एक जिले से दूसरे जिले के बीच में 4 लेन सड़कें, हर ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन सड़क से जोड़ने का विषय, ये सारे काम हुए हैं। बिजली की उपलब्धता बढ़ी है,
कानून व्यवस्था के हालात बहुत अच्छे हैं। आज तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं और जो महाराज जी ने विजन रखा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो निश्चित रूप से सफल होने जा रहा है। और बात करें, कोई भी जब डिजास्टर आता है, कोई बड़ी वैश्विक महामारी आई, कोई बड़ी घटना दुर्घटना हुई, तो हर चीज़ में अवसर मिलता है। मैं अभी आपको छोटी सी घटना बताऊँ। कोविड काल में मैं चिकित्सक था। मैं स्वयं नियमित रूप से हॉस्पिटल का राउंड लेता था, पीपी किट पहन के दोनों L2 हॉस्पिटल में जाता था, मरीजों की देखभाल करता था, जो समय बचता था बेटी में और ट्रामा सेंटर। तो जब कोविड महामारी शुरू हुई थी, तो मेरे यहाँ 2 लड़के आए नौजवान, वो 50-60 मास्क लेके आए। उस समय शुरुआती दौर था 2020 का, मार्च अप्रैल का महीना था। वो लड़के आए तो मुझसे परिचित नहीं थे, उन्होंने परिचय दिया। वो सब राजभर परिवार के लड़के थे। तो मैंने पूछा, भाई मास्क कहाँ से ले आए? क्या सर, इसको बंटवा दीजिए। हम लोग कारीगर हैं, लुधियाना में भोजरी काम करते हैं, घर पे एक मशीन है और ये बनाए। तो मैंने कहा कि भाई कारीगर हो, हुनर है, तो यहाँ क्यों काम नहीं करते? कहीं पैसे का बात। मैंने तत्कालीन जिलाधिकारी से मैंने बात की, DC उद्योग से बात किया, बैंक के LDM साहब से बात की। 1 महीने के अंदर मैंने अरविंद राजभर और पंकज जी का लोन करा दिया। 35% प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में उनको सब्सिडी भी मिल गई। आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में दोनों होजरी यूनिट, एक आड़ा में एक मगरामा में चल रहे हैं, जहाँ से कम से कम 30 से 40 लोग काम कर रहे हैं। और तमाम नौजवान आज फैब्रिकेशन का काम, बड़ी मात्रा में हो रहा, तमाम फाइनेंशियल में वित्तपोषित हुई हैं, तमाम फर्नीचर के काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अद्भुत प्रदेश है। यहाँ हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास हुनर भी है। हमारे ये जो मुंबई है, जो महानगर बने हैं, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, लुधियाना हो, अमृतसर हो, इस चारों का बड़ी संख्या में हमारे परिवार के बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय वातावरण नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में वातावरण बना है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के अगल बगल के एरिया को, औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। मेरे बगल का क्षेत्र जो बनारस का बाड़े लगता है, यहाँ करखिया और एग्रो इंडस्ट्रियल एरिया में ढेर सारी कंपनीज काम कर रही हैं। और इसी महीने दिसंबर माह में ही हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी अमूल का जो डेयरी है उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। अगले 2 वर्षों में वो भी तैयार हो जाएगा। तो लेके यहाँ खेती, किसानी, बागवानी, पशुपालन मिलाकर एक बड़ा अवसर उपलब्ध होने जा रहा है उत्तर प्रदेश को। उद्योग के क्षेत्र में भी तमाम लड़के हुनरमंद जो एक उदाहरण दिया कि होजरी का कारीगर कहाँ पे जाता है। ये आजमगढ़ से लेके जौनपुर के बीच का जो एरिया लगता है, यहाँ से हजारों की संख्या में लड़के होजरी का काम करने लुधियाना जाते हैं। मार्केट यहाँ ब्रांडेड सारे रेडीमेड गारमेंट्स की। तो निश्चित रूप से जैसे 2 नौजवानों ने शुरू किया काम, आने वाले दिनों में तमाम लड़के यहाँ रोजगार करेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को भी 24 घंटे बिजली मिलने जा रही है, ढेर सारी सुविधाएं मिलने जा रहे हैं, सड़कें अच्छी होने जा रही हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश के लिए बहुत स्वर्णिम समय होगा और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश में। तो ये थे हमारे साथ जफराबाद विधानसभा के विधायक हरेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा और अगर वो विधायक बने, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो वो क्षेत्र का पूरी तरह से कायाकल्प करेंगे, युवाओं का पलायन रोकने का काम करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।